एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फुल सिलेबस रिवीजन ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज हमारा डे 14 ऑफ बिजनेस एथिक्स 15 डेज सीरीज के अंदर आज हमारा सेकंड लास्ट डे है बिजनेस एथिक्स के अंदर। आज हम यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 तक सारी यूनिट जो है वो रिवाइज करेंगे। हमने पूरी जो चारों की चारों यूनिट है वो कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें हमारे चैनल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक्स है हमारे बिजनेस एथिक्स क्या होता है, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, लिंकेज ऑफ शेक होल्डर रिलेशनशिप क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम स्टडी करते हैं अपने जो वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, पर्सन्स और ग्रुप्स की जो वैल्यूज एंड कस्टम्स हैं उनको स्टडी करते हैं। एथिक होता है राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जो डील करता है राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, जो हम सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं उस चीज़ को बताता है एथिक्स। बिजनेस के अंदर एथिक्स क्या होता है, हमें जो बिजनेस के अंदर जो हमारा बिहेवियर होता है हमें किस तरीके का रखना चाहिए उस बिहेवियर को बताता है एथिक्स, कि क्या हमारा जो बिहेवियर है वो सही है हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स, कस्टमर्स के टुवर्ड्स, सप्लायर्स के टुवर्ड्स, वो सारी चीज़ें हमें एथिक्स बताते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू राइट और रॉन्ग बिहेवियर। वो हमें सही और गलत बिहेवियर बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके का होना चाहिए। ये अगर हम ये बिहेवियर रखते हैं तो वो सही है, ये बिहेवियर किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं तो वो सही है या गलत है, वो सारी चीज़ें हमें एथिक्स बताते हैं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एथिक्स। सबसे पहले है पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स के अंदर क्या है, डिफाइन करता है हमारे मोरल सिस्टम्स को, जो प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स, कंडक्ट्स को, क्या सही है क्या गलत है, इंडिविजुअल्स को बताता है। इसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या होता है, वो हमें बताता है कि कम्बिनेशन होता है पर्सन्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स को। ये हमें बताता है कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि आपका कोई भी स्टूडेंट आपको कोई कभी भी डाउट पूछता है तो आपको उस डाउट का आंसर आपको क्लियर करना पड़ेगा विद इन क्लास। आपको क्लास के अंदर अगर उसने आपको उससे डाउट पूछा है, अगर उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स के अंदर आता है। इसके बाद सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स के अंदर क्या होता है, ये हमें बताता है कि डिफाइंड एज अ रूल ऑफ कंडक्ट्स रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी। वो रूल्स बताते हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं। ये नहीं होता, सोसाइटी के जो रूल्स हैं हमारे वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, मेंबर्स और ग्रुप ने जो बनाए हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स बताता है कि क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, किस तरीके का हमें बिहेवियर रखना चाहिए। व्हाट इज मोरलिटी, राइट और रॉन्ग विल डूइंग बिजनेस, क्या सही है क्या गलत है, क्या मोरलिटीज है जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें बिजनेस एथिक्स बताता है। सिचुएशन एथिक्स क्या होता है, सिचुएशन एथिक्स डिपेंड होता है सिचुएशन के ऊपर, आपकी सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। उसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेंगे। सिचुएशन एथिक्स, इन सिचुएशन ऐसे एथिक्स राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। राइट और रॉन्ग किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। और प्रिंसिपल्स ये नहीं बोलते हैं कि अगर आप कोई भी झूठ बोल रहे हो, अगर वो सही काम के लिए बोल रहे हो तो उसको झूठ नहीं कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप सही काम के लिए बोल रहे हो या गलत काम के लिए बोल रहे हो। सो इट ऑल्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। वो सारी चीज़ें क्या हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होंगी बिजनेस के अंदर, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स के जो राइट है उनको सेव करते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आप उसी टाइप का उनसे बिहेवियर करोगे, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, उनके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल करोगे, तो कंज्यूमर्स के राइट जो है वो सेफ रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्टेक होल्डर को। अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आप सारी चीज़ें देख के अपना काम कर रहे हो, तो कंज्यूमर्स के जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट होंगे, प्रोटेक्शन उनकी होगी, कंज्यूमर प्रोडक्शन। इसके बाद है क्रिएटिंग गुडविल। अगर आप अच्छे से काम करोगे, सारे सोसाइटी के अंदर भी अच्छा काम कर रहे हो, सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हो, जो कस्टमर्स हैं उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, तो आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद है एनहेंस टीम स्पिरिट एंड प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज करते हैं आपकी टीम स्पिरिट को, क्योंकि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और बिल्कुल एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो सबके साथ, तो आपकी जो टीम स्पिरिट है उसको इंक्रीज करेगा। और अगर आपकी टीम अच्छे से काम करेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। इंप्लीमेंटिंग एथिक्स इन बिजनेस इज नेसेसरी कंडीशंस
अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो, सबसे आपका बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, सारी चीज़ें हैं, कंज़्यूमर की सेफ्टी का सारा ध्यान रख रहे हो आप, तो आपका जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक ऑटोमेटिकली ही चलेगा। आप सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को फ़ॉलो कर रहे हो। ये नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर हैं और आप अच्छे से बच्चों के सारे डाउट क्लियर कर रहे हो, तो आपको कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि बच्चे चाहते हैं। अगर बच्चे ही ये चाहेंगे कि आप नहीं अच्छा पढ़ाते हो, हमें नहीं अच्छा लगता, तो वो बच्चे अपने आप ही आपको वो स्कूल से निकलने के लिए मजबूर ऑटोमेटिकली कर देते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आपके कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाई हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आपसे सेटिस्फाई हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे, मोर प्रॉफिट होगा आपका। इसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अब सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके बाद लिंकेज ऑफ शेक होल्डर रिलेशनशिप्स। इसके अंदर क्या है, इंटरनल शेक होल्डर एंड एक्सटर्नल शेक होल्डर, सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, ये तो है एक्सटर्नल शेक होल्डर्स। एंड इंटरनल कौन से हैं, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एंड ओनर्स। इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट शेक होल्डर, हम इनको प्रोटेक्ट किस तरीके से करते हैं, ओनर्स और शेयर होल्डर्स। ओनर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं कहीं पे भी, शेयर होल्डर अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो डूब भी सकता है, उनको इंटरेस्ट उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतना प्रॉफिट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतना डिविडेंड उतना इंटरेस्ट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा रिस्क उस चीज़ के ऊपर उठाते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या, एम्प्लॉयज़ वो पर्सन होता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी होती है कि अपनी जो सारी सर्विसेज हैं उनको वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। कस्टमर्स के अंदर क्या है, कस्टमर्स रिसिपेंट्स होते हैं, गुड सर्विसेज प्रोडक्ट आइडियाज़ ऑब्टेन करते हैं उनसे सेलर। एंड सप्लायर, उनकी मॉनिटरी है कि वैल्यू कंसिडरेशन उनकी हो, मॉनेटरी और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस उसकी होनी चाहिए। इसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या है, कम्युनिटी विद इन विच बिजनेस ऑपरेट्स कैन बी कंसिडर्ड। उसके अंदर जो आप बिजनेस ऑपरेट करें वो सारी चीज़ें कंसिडर्ड में होनी चाहिए। शेयर होल्डर की गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड साउंड बिजनेस इज कंसिडर्ड एन एसेट्स टू एनी कम्युनिटी। अगर आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस अच्छा आपका चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो आपकी कम्युनिटी क्या है, एसेट्स होंगी, क्योंकि अगर आपको कम्युनिटी सपोर्ट करेगी तो आपके बिजनेस को लंबे समय तक आपका बिजनेस चलेगा, आपके बिजनेस को बंद कोई भी नहीं कर सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, एवरी बिजनेस इन सम वे ऑफ अदर्स कम्स विद इन अम्बिट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। दिस गवर्नमेंट एजेंसीज में भी नेशनल और हमारे सेंट्रल भी हो सकती हैं, स्टेट इवन लोकल नेचर के अंदर भी हो सकती हैं। इसके बाद ट्रेड यूनियंस टू आर शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर होते हैं हमारे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्कर्स को, कि हमारी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल किसके वजह से होते हैं, हमारी वर्कर्स की वजह से होते हैं। अगर वर्कर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। दैट्स वाई ट्रेड यूनियन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करती है, दे में ऑल्सो भी शेयर होल्डर, वो भी अपने जो शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजमेंट जो होते हैं, इनके पास क्या होता है, मोर इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी जेब की सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करें उनकी पेज को। सप्लायर्स के अंदर क्या है, सप्लायर्स वांट टू बिजनेस। सप्लायर क्या करते हैं, अपने जो बिजनेस को कंटिन्यू करने में बाय दे प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय, हम उनसे बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को। और रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए हमारे सप्लायर के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है groups. These are the groups who are interested whereas the business acting, जो business act करें towards interest, उनको बोलते हैं। creditor और lenders क्या होते हैं, creditors is a part that a claim of the services and second जो पार्टी होती है हमारी उसको हम creditor बोलते हैं। they wants to be repaid time and in full। वो क्या करते हैं, repaid जो हमारा टाइम होता है full वो हमें पेमेंट करते हैं, repaid पेमेंट करते हैं हमें। बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारे नए बिजनेस के अंदर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस की कस्टमर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति, शेयर होल्डर के प्रति, कम्युनिटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि नीड्स हम इसको बोल सकते हैं, एंड एडवांटेजेस भी हम इसको बोल सकते हैं। फेवर के अंदर है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहले है, अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, आप सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू, तो आपकी गुड पब्लिक इमेज, आपकी जो इमेज है, ये नहीं बोलते, अगर आप सोशल कोई भी काम कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो, तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा, आपकी अच्छी पब्लिक के अंदर इमेज बन जाएगी। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर आप अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो के अंदर अपने पैसे डोनेट कर रहे हो, आप किसी भी कोई भी एनजीओ वगैरह है या फिर कोई अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, उसके अंदर अपने जो पैसे हैं वो डोनेट कर रहे हो, तो अवॉइड होगा आपका, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करेगी।
इसके बाद है मोरल जस्टिफिकेशन क्या होता है, बिजनेस के अंदर यूज कैपिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का आप यूज करते हैं सोसाइटी के अंदर। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, सेल ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी आपकी सेल की है। टू अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, आप सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करो, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओ, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वर्कर्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाओ, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराओ, सारे जो भी हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं सारी चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके बाद है कंज्यूमर कॉन्सिक्वेंसेज। कंज्यूमर कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर क्या है, नाउ डेज कंज्यूमर्स हैव बीन मोर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द राइट्स। उनको जो भी राइट्स, जो उनके लीगल राइट्स होते हैं कंज्यूमर्स के, कि भाई उनको अगर वो प्रोडक्ट आपने डिफेक्टिव दिया है तो उसको रिटर्न बैक करेंगे, आप उसको रिटर्न करके देंगे, तो वो सारी चीज़ें कंज्यूमर के राइट्स आपको उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए। इसके बाद बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या होता है, एक पार्ट होता है सोसाइटी का। सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे मस्ट बी पॉजिटिव एटीट्यूड। वो अपने जो बिजनेस है वो सारा अपना बिजनेस क्या होता है, पार्ट होता है सोसाइटी का, तो हमें हमेशा सोसाइटी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर आपकी पब्लिक के अंदर अच्छी इमेज है, पब्लिक आपको सपोर्ट करे, सारी चीज़ें अच्छे से हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद डिफिकल्टीज, लिमिटेशंस, बैरियर्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होती हैं, इंक्रीज करता है प्राइस को। इंक्रीज इन प्राइस, जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट होती है, उसके अंदर डोनेशन देते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर देते हो, तो वो कॉस्ट को इंक्रीज करता है। इसके बाद लैक ऑफ स्किल टू सोल्व सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब बिजनेस तो आप अच्छे से कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाती हैं, आपको आपके पास वो स्किल्स नहीं होती हैं कि आप वो सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। इसके बाद मीटिंग सोशल प्रॉब्लम्स को मीट करना, मीटिंग सोशल प्रॉब्लम्स इफेक्टिव है फॉर मेन ऑब्जेक्टिव। भाई आपको डिविकेट्स करता है कि आप मेन ऑब्जेक्टिव से, डिवोकेट करता है कि आपको मेन ऑब्जेक्टिव से आप हट जाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स के अगर मीट करोगे तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है क्योंकि बिजनेस के अंदर। फिर अगर आप सोशल वर्किंग करोगे, सोशल काम करोगे, तो आप वो सिर्फ वही कर पाते हो, तो दैट्स वाई शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है उस टाइम पे। बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप सोशल वर्किंग कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर भी पूरा पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से नहीं चलेगा। रेगुलर बर्डन होता है उसके अंदर, सोशल कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में होता ही रहता है, तो रेगुलरली बर्डन रहता है उस चीज़ के ऊपर। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स के ऊपर, कम्युनिटी, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स के ऊपर क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी की, बिजनेस के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स ओनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, सबसे पहले आपकी जो कैपिटल है वो सेफ होनी चाहिए, आपको फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए रिटर्न की कैपिटल की, आपको टाइमली आपके डिविडेंड है उसको पे होना चाहिए, रेगुलर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी बिजनेस के अंदर जो भी होती है वर्किंग, वो सारी आपको मिलनी चाहिए। शेयर होल्डर को आप इक्वली ट्रीट करेंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको एक्यूरेट रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ बोनस उनको मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट का शेयर आप इक्वली तो नहीं देंगे, बट एज अ बोनस उनको आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं। सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है बिल्कुल। सॉल्यूशन, सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम, आपकी जो लेबर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको टाइम पे सॉल्व करनी चाहिए। प्रोवाइड करें आप ट्रेनिंग्स टू द एम्प्लॉयज़, टाइमली आपको जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करवाएं इन चीप रेट, बहुत ही ज़्यादा कम रेट के अंदर, और आप उनकी लाइक के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, उसी टाइप का आप उनको गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवाएं। उनको गुड्स वही अवेलेबल करवाएँ जो नियरेस्ट पॉइंट पे हों, उस टाइप के गुड्स, मतलब आप जो आपके जो गुड्स हैं वो नियरेस्ट पॉइंट पे आप उनको कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो पाएँ। एंश्योर करें रेगुलर सप्लाई हो आपके बिज़नेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज़ की। उसके बाद डिक्रीज़ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी होती है उसको डिक्रीज़ करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी गवर्नमेंट के प्रति, टू पे टैक्स होनेस्टली, आप होनेस्टली बिल्कुल पे करें टैक्स को, टैक्स की विज़न ना करें, टैक्स की चोरी ना करें, परफॉर्म करें लॉफुल मैनर्स के अंदर, कोई भी काम करें वो लॉफुल्स के अकॉर्डिंग, लोग रूल्स के अकॉर्डिंग अपना जो सारा काम है वो करें। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी सप्लायर के प्रति, बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड डेवलप मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ आपको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जो उनको हार्म करे, मतलब जो उनकी रिस्पेक्ट ना करती है ऐसी चीज़ ना करें, और उनको इन्फॉर्म करें सप्लायर को, जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स आप कर रहे हो सारी चीज़ें आप सप्लायर को बताएं, क्या आगे के लिए सोच रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कम्युनिटी के प्रति, कि आप अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाएँ कम्युनिटी को, कि भई जितने भी आप एम्प्लॉइज़ ले पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतने ही आप लें, कि लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करें। उसके बाद नोट टू रिस्टोर इंसिडेंट एडवर्टाइज़मेंट, कोई भी ऐसा एडवर्टाइज़मेंट ना करें जो फेक हो, जो अच्छा नहीं हो हेल्थ के लिए। उसके बाद टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू सोसाइटी, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएँ सोसाइटी के अंदर। प्रीश्योर करें, प्रमोट करें सोशल कल्चर्स एंड वैल्यू को, जो हमारी सोशल कल्चर्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएँ। इसके बाद है कोऑपरेट गवर्नेंस। कोऑपरेट गवर्नेंस इज़ अबाउट एथिकल कंडक्ट इन बिज़नेस। एथिकल कंडक्ट जो होते हैं बिज़नेस के अंदर उसको बताता है कोऑपरेट गवर्नेंस। जो कोड ऑफ वैल्यूज़ होती है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, एनेबल पर्सन्स टू चूज़ राइट और रॉन्ग, जो हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, उन सब चीज़ों को बताने के लिए कोऑपरेट गवर्नेंस हेल्प करती है। कोऑपरेट गवर्नेंस इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्या बताता है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, एप्लीकेशन होती है लॉज़ इन ट्रू लेटर्स एंड स्पिरिट्स, एंड बताता है कि मैं एथिकल स्टैंडर्ड्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल डिस्चार्ज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सस्टेनेबल अगर आपको बिजनेस आपका डेवलप करना है, सस्टेनेबल आपको बिजनेस अच्छे से रखना है। इसके बाद गुड कोऑपरेट गवर्नेंस क्या होता है? गुड कोऑपरेट गवर्नेंस के अंदर क्या आता है? कोऑपरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कोऑपरेट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी। गुड अगर आपका अच्छा कोऑपरेट गवर्नेंस है तो वो उसके अंदर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप जो भी काम करें वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। अवेलेबल अकाउंटेबिलिटी, डिसीजंस, कंट्रोल, एथिकल, सोशल, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। शेयर होल्डर को भी हर चीज़ पता होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सारी चीज़ें, मतलब आपका बिल्कुल फेयर आपकी ऑडिटिंग होनी चाहिए अकाउंट्स की सारी में। टाइमली जो ऑडिटिंग होती है वो टाइमली आप करवाएं उनको। रिस्पॉन्सिबली ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे गुड कोऑपरेट गवर्नेंस के? इंश्योर करेंगे एडवोकेटी, डिस्क्लोज एंड इफेक्टिव डिसीजन लेंगे, वही कोई भी अचीवमेंट है ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेट ऑब्जेक्टिव के अंदर। इंश्योर करेंगे हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको दिखना चाहिए। क्या अपने अकाउंट्स है, किस तरीके का आपका अकाउंट्स है, कोई भी फ्रॉड उस चीज़ के अंदर नहीं होना चाहिए। इंश्योर करें बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स को कि इन्फॉर्म करें जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, आपके ओनर्स को सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। इसके बाद है इंश्योर करें बोर्ड रिमेन्स इफेक्टिवली, कंट्रोल करें आप अपनी जो कंपनी है, अवेयर्स हैं एट ऑल द टाइम, हर एक टाइम के ऊपर आप उनको कंट्रोल करें। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्रिएटिंग गुडविल। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो, तो आपकी जो है अच्छी गुडविल क्रिएट होगी। अच्छे से मतलब लोग आपकी जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपने दिखा रखी है अपने बिजनेस के अंदर। असेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस, आप अच्छे से अपनी जो फाइनेंस है उसको इंक्रीज कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे। हायर मार्केट वैल्यूएशन, आप इजीली अपनी जो मार्केट है उसको वैल्यूएट कर पाएंगे, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मार्केट के अंदर आपकी जो स्टॉक की कितनी एफिशिएंसी है। रिड्यूस करेगा रिस्क को, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो, कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हो, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा, आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर की राइट ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, सप्लायर, सोशल कम्युनिटीज़, सारे राइट्स को फुलफिल करेगा। वो रिड्यूस करेगा वेस्टेज को, आप फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज का, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे, इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को। अगर आप गुड कोऑपरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स करते हैं तो वो क्या करेगा? आपकी इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। कम्बी कन्वेनिंग करप्शन, करप्शन को कम करने में हेल्प करेगा। आप ट्रांसपेरेंसी करोगे, टैक्स की विज़न नहीं करोगे, टैक्स की चोरी नहीं करोगे, तो आपकी जो है, और आप टाइमली ऑडिटिंग करवाओगे अपने अकाउंट्स की, तो आपका जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बिल्कुल आप ऑडिटिंग करवा रहे हो टाइमली, 1 ईयर के अंदर होती है ऑडिटिंग, और आप करप्शन को कम करने में हेल्प करोगे, टैक्स की चोरी नहीं करोगे, कोई भी फ्रॉड नहीं करोगे, तो वो चीज़ हमारी क्या है? हेल्प करेगी करप्शन को कम करने के अंदर। इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, इमर्जिंग बिजनेस एथिक्स, इश्यूज एंड Institutionalizations of business ethics, individual values and philosophies, organizational factors, corporate values and cultures, ethical cultural relationships, ethical decisions making and ethical leadership। ये है सारे टॉपिक्स, इनकी रिवीजन हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एथिकल इश्यूज, इश्यूज क्या क्या आते हैं? सबसे पहले है इंटीग्रिटी का इशू आता है।
इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एथिकल इशू है मैनेजमेंट के अंदर। इंटीग्रिटी इंक्लूड्स करती है आइडियाज़, कंडक्टिंग बिजनेस अफेयर्स, होनेस्टी, कमिटमेंट्स, जो भी नई नई चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग होती है, इंडिविजुअल फेयरली जो इंडिविजुअल हम काम करते हैं वो सारी चीज़ें इंटीग्रिटी के अंदर इंक्लूड होती है। ये इशू आता है हमारा इंटीग्रिटी का। एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉयज़ की मतलब ये नहीं होता है कि हमने किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, ज़्यादा बोनस दे दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद है इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स। अगर आप किसी को भी इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स दे रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ आते हैं एथिकल। इसके बाद है हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी का इशू आता है, अगर आप अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, सेफ इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। इसके बाद टेक्नोलॉजी का जो इश्यू है वो भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आप उनको नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो और ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, आप बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू उनको नहीं शो कर रहे हो, तो तब भी आपका इश्यूज आ सकते हैं, फंडामेंटल इश्यूज। अच्छी फेयर एंड वर्किंग कंडीशन आप उनको नहीं प्रोवाइड करवा रहे, मैनेजमेंट अच्छी कंडीशन नहीं प्रोवाइड करवा रही है और उनको फेयर पेज एंड बेनिफिट्स उनको नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो वो भी इश्यूज हमें आ सकते हैं। डिसीजंस मेकिंग इशू भी हमें आ सकते हैं, क्योंकि एवरीडे हमें नए नए डिसीजंस इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम जो अपने डिसीजन हैं वो एम्प्लॉय से पूछ के, कस्टमर से पूछ के नहीं लेते हैं, तो फिर उस टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, एथिकल इश्यूज हमें क्रिएट हो सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू आ सकते हैं कि हम अपने जो भी काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड फुल कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल लॉज, सेंट्रल स्टेट सेफ्टी रेगुलेशंस, सारी चीज़ें हमें जो भी हैं हमारे राइट एंड लॉज जो है, सिविल राइट एंड लॉज, वो भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। डाइवर्सिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फोर्स एंड फोर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, आप अच्छे से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे तो वो इशू भी क्रिएट हो जाएगा। उसको द जेंडर इश्यूज एट वर्क प्लेस। जेंडर इश्यूज क्या आते हैं कोई भी वर्क प्लेस के अंदर? सबसे पहले मेन इश्यूज, जेंडर इशू तो यही आता है, सबसे ज़्यादा इशू आता है लड़कियों को। क्यों लड़कियों को कोई भी काम करने से पहले, कोई भी जॉब करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि क्या आपके लिए ये चीज़ सेफ होगी या नहीं होगी। हर चीज़ के बारे में उनको सोचना पड़ता है। सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस एट द वर्क प्लेसेस, ऑक्यूपेशनल सेक्स सेग्रीगेशंस, मेंस एंड वुमेन्स को मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की जॉब के अंदर कोई भी वो काम कर रहे हैं, उनको उनका जो ऑक्यूपेशन है उनको सोच समझ के देखना पड़ता है कि भाई अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें मतलब हम सेफ है या नहीं है। सारी जॉब वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी पड़ती हैं। ग्लास क्लिंगिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर बैरियर्स होते हैं, मॉनिटर वुमेन्स ये काम नहीं कर सकती। अपर रेंज कोऑपरेट जो भी हमारे काम होते हैं, क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट अगर उनके पास अच्छी हैं तो भी उनको वो जॉब नहीं करनी दी जाती, वो जॉब वो नहीं कर पाती हैं। डिस्क्रिप्शंसीज इन पे, अकॉर्डिंग टू हैजार्ड इंडिपेंडेंस, वुमेन्स को आज भी उतनी सैलरी नहीं दी जाती है जितनी मेंस को दी जाती है। लेकिन अब तो टाइम चेंज हो रहा है, अब तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट पहले की बता रहे हैं इस चीज़ के अंदर। बट अब भी कई जगह ऐसी है कि लड़कियों को आज भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर अलग बात है, बट आज भी लड़कियों को ये सोचना पड़ता है कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ होगी। हम किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम पहले अपनी सेफ्टी सोच के ही तैयारी करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी सेफ्टी सोच के ही जाते हैं। अगर हमारी सेफ्टी, अब आज भी गैप है उनकी अर्निंग्स के अंदर, क्योंकि देखो वुमेन्स भी जाके जॉब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। मेंस का क्या है, मेंस कहीं भी जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेफ्टी की और किसी भी चीज़ की। वो कहीं भी जाके इतना हो सकता है उनको लूट लिया जा सकता है, इससे अलावा उनको कुछ भी नहीं किया जाएगा। बट जो लड़कियों के साथ होता है, लेडीज़ के साथ होता है, रेप वगैरह होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। दैट्स व्हाई उनको हर एक चीज़ मतलब देखो, वुमेन्स आज भी ऐसा है कि वो 7-8 बजे के बाद बाहर घर से कोई भी काम करने के लिए नहीं निकल सकती हैं। आज भी कई शहरों के अंदर मतलब बोल देते हैं निकल सकती हैं, निकल भी लेती हैं, निकलती भी हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं निकलती हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार मतलब ऐसे केसेस सुने हैं मैंने, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बिल्कुल अनसेफ होती हैं उनके लिए। तो दैट्स व्हाई, तो अब वो नाइट शिफ्ट तो नहीं कर सकती वो, और मेंस को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और वो नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो डे शिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको कोई भी काम करना है वो कभी भी कर सकते हैं। और लड़की को अगर वो बाहर जाती है तो उसको 2 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अकेली जाऊँ, मेरे भाई को लेके जाऊँ या मेरे पापा को लेके जाऊँ, किसी को भी लेके जाऊँ, तो उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उस चीज़ के अंदर। और उनकी पेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है।
पॉइंट है सेक्सुअल हरेसमेंट होता है हर एक लड़की वुमेन्स आजकल तो बच्चियों के साथ भी होता है सेक्सुअल हरेसमेंट। बट यहाँ पे वर्क प्लेसेस के अंदर बात की गई है तो वर्क प्लेसेस के अंदर जब जाते तो वो हरेसमेंट किस तरीके का होता है। क्विड प्रो क्यू हरेसमेंट। क्विड प्रो क्यू का हरेसमेंट का मतलब होता है, क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है कि आप कहीं किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ देते हैं। तो क्विड प्रो क्यू का हरेसमेंट का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जो आपके ऊपर मैनेजर जो काम करता है, वो आपको बोलता है कि मैं आपको प्रमोशन दूँगा, आप मेरे साथ सेक्स कर लीजिए। तो वो हरेसमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ होता है और कई बार क्या होता है, मजबूरन एम्प्लॉइज़ को करना भी पड़ता है, फिर उनको वो मतलब टॉर्चर किया जाता है या फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने मेरे साथ ये किया है। या फिर बहुत सी ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लड़कियों का बेनिफिट उठाया जाता है, लेडीज़ का, लड़कियों का बेनिफिट उठाया जाता है। हरेसमेंट रिलेटेड टू हॉस्टिल वर्क इन्वायरमेंट। आप कोई भी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है वहाँ पे कोई भी जो भी हॉस्टिल वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, सेक्सुअल हेरेसमेंट इज कवर्ड इन द वर्क प्लेसेस व्हेन इट हैपेंस। कहाँ पे होता है? एट अ वर्क। कोई भी काम करने के अंदर आप किसी के साथ इवेंट के अंदर गए हैं, एट वर्क रिलेटेड इवेंट्स के अंदर आप गए हैं, पीपल बिटवीन पीपल शेयरिंग द सेम वर्क प्लेसेस। कई बार क्या होता है कि आपको सेम वर्क प्लेसेस शेयर करनी पड़ जाती है तो वहाँ पे आपके साथ हरेसमेंट हो सकता है। बिटवीन कलीग आउटसाइड ऑफ वर्क, कलीग्स के साथ आउटसाइड ऑफ वर्क काम करने के बाद हरेसमेंट हो सकता है। वो सोचते हैं, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों की सोच इतनी गंदी होती है कि वो सोचते हैं कि हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, ये भी ऐसी ही होगी जैसे और लड़कियां होती हैं। बट हर लड़की गलत नहीं होती है। हमें हर मैं नहीं कहती लड़का गलत होता है, हर लड़का भी गलत नहीं होता, बट हर लड़की भी गलत नहीं होती है। हर ये नहीं बोलते कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ऐसे ही लोग बेवफा नहीं होते, ऐसे ही लोग बदगुमान नहीं होते हैं। तो लेकिन हर लड़की भी अच्छी नहीं होती, मैं ये नहीं कहती हर लड़का भी अच्छा नहीं होता है, बट हर लड़का बुरा भी नहीं होता है, हर लड़की बुरी भी नहीं होती है। लेकिन जो हरेसमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं, अगर उसकी सहमति है तो कोई बात नहीं, सहमति तो अच्छी बात है, बट अगर सहमति नहीं है और वो हरेसमेंट हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा गलत होती है। इश्यूज़ क्या आते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर? सबसे पहले प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का कि आप मुझे इस टाइम तक फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो क्रिएट करके दिखाएँ। पूरी मुझे रिपोर्ट चाहिए। अंडर रिपोर्टिंग इनकम जो होती है, उसकी सारी रिपोर्टिंग जो है वो उसके ऊपर पूरा प्रेशर होता है कि आप बना के दीजिए। ग्रिड कि आप जो भी बिज़नेस है, फाइनेंस है आपका, उसको सेविंग एथिकल बाउंड्रीज़ के ऊपर ही आप जो भी अपना काम हो, सेफगार्ड के अकॉर्डिंगली अपना काम करें। उसके बाद है फ़ॉल्सिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा गलत डॉक्यूमेंट ना दिखाएँ जो रियल ना हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप पास ना करें। सारी जो डिटेल है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। क्रिएटिव अकाउंटिंग, आप क्रिएट करें अकाउंटिंग जो भी प्रोसेस होती है, प्रोफ़ेशनल अकाउंटिंग नॉलेज उनके पास सारी होनी चाहिए अकाउंटिंग को क्रिएट करने के लिए। ये भी इश्यूज़ आते हैं अकाउंटिंग प्रोफ़ेशन के अंदर। इसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर जो भी ट्रेडिंग होती है, प्रैक्टिसेस होती हैं, यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आप करते हैं मेड पब्लिक, जो पब्लिक के लिए आप बनाते हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस जो होते हैं, वो सारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद है इश्यूज़ इन एथिकल मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं? फ़ॉल्स एंड एक्सेगरेटेड क्लेम्स, मतलब आपकी क्वालिटी के ऊपर क्लेम कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अभी थोड़े दिन पहले मैगी के ऊपर क्लेम किया था कि मैगी के अंदर प्लास्टिक है या काँच है, ऐसा कुछ क्लेम किया गया था। बट मैगी अभी भी खा रहे हैं लोग, बीच में बंद हुई थी बट अभी भी खा रहे हैं। तो फ़ॉल्स जो क्लेम किए जाते हैं वो ने इश्यूज़ आते हैं मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद है एक्सप्लॉइटिंग सोशल प्रोग्राम्स, जो भी कल्चरल एथिक जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ग्रुप्स उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको मतलब ये ऐसा होता है ऑफेंस टाइप ऑफ मार्केटिंग जो होती है हमारी, वो उनके अंदर सम टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑफेंसिव वहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव क्लेम। सब्जेक्टिव क्लेम के अंदर क्या है? व्हेन एडवर्टाइजमेंट रिलाइज एंड सब्जेक्टिव रेदर, मतलब आप सब्जेक्ट से हट जाते हैं रेदर देन ऑब्जेक्टिव क्लेम्स करते हैं। तो प्रूफिंग अप तो उस चीज़ के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी चीज़ें। इसके बाद है एथिकल प्रॉब्लम्स इन मार्केट रिसर्च। मार्केट को रिसर्च करने के लिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए है, इंटरनेट एंड जो भी पॉपुलैरिटी सोशल नेटवर्किंग जो हमारी मार्केट रिसर्च होती है, वो सारी रिसर्च करने के लिए मार्केटिंग के अंदर इश्यूज आते हैं। अनवेरिफाइड क्लेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अनवेरिफाइड है, आपको आपने प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं किया, जैसे गोल्ड के ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसके ऊपर, तो उनके ऊपर हम बोल सकते हैं कि अनवेरिफाइड है। और कोई खाने का सामान है उसके ऊपर, तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इशू आता है मार्केटिंग के अंदर जब आप करते हैं।
पॉइंट है डिस्टॉर्शंस ऑफ फैक्ट। इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन ए फूड प्रोविजन कंपनी क्लेम्स दैट ए प्रोडक्ट आर शुगर फ्री। कई बार क्या होता है कि जो हमारी फूड की कोई भी कंपनी है वो ये बोलती है कि ये जो प्रोडक्ट है शुगर फ्री है और उसके अंदर शुगर होती है, तो तब आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो उस टाइम पे ये हमारे पास एथिकल इश्यूज आते हैं मार्केटिंग के अंदर। फिर है स्टेरियोटाइपिंग। मार्केटिंग के अंदर जो भी आप ये बोलते हैं कि भई कोई भी आप पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हो, वुमेन्स का यूज़ करते हो, मतलब अच्छी, मतलब ये नहीं होता कि अभी कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो तो वो अच्छी खासी कोई हीरोइन से आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, अपने ब्रांड एम्बेसडर कोई अच्छा खासा रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको इश्यूज आते हैं, एथिकल इश्यूज आते हैं मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद है इंडिविजुअल वैल्यूज एंड फिलोसफीज। एथिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल वैल्यूज और फिलोसफीज को बताता है कि क्या राइट एक्शन है, क्या बैड चीज़ है, क्या गुड है, राइट क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उन सब चीज़ों को बताता है। वैल्यूज को बताता है। वैल्यूज क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड डिफाइन करते हैं हमारे इंडिविजुअल पर्सनस को। मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी रेफर्स टू व्हाट है राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, क्या सही है क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, वो हमें बताता है सम वैल्यूज ऑफ डिटेल्स विच सर्व्स ए ड्यूल इंटीग्रिटी मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ड्यूल इंटीग्रिटी होती है मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, कल्चर्स इज लर्न। कल्चर को हम लर्न करते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, किस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। हमें जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है डिग्री रिस्क, हम रिस्क उठाएं, चैलेंज करें, फेस करें एम्प्लॉयज़ को। जो भी हमारे आउटकम ओरिएंटेशंस होते हैं कि कम, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर मोर अटेंशन क्या करती हैं, रिजल्ट के ऊपर फोकस करती हैं, ना कि प्रोसेस के ऊपर फोकस करती हैं कि भाई रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपने किसी भी तरीके से कोई भी काम किया हो। एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन हो सकते हैं कई एम्प्लॉयज़ की, पूरा उनका क्या होता है, फेमस फेमस फॉर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन के लिए फेमस होते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ग्रुप एंड टीम ओरिएंटेशन। ग्रुप के अंदर अगर आप काम करें, ये नहीं बोलते कि वो फेमस उस चीज़ के लिए होते हैं कि भी ये बंदे जो हैं वो ग्रुप के अंदर काम करते हैं, तो उस चीज़ के अंदर आपका जो बिजनेस है वो फेमस होता है। द एथिकल कल्चरल एंड रिलेशनशिप्स। एथिकल कल्चर एंड रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि जो हमारी कंपनी इन्फ्लुएंस करती है, मोरल जजमेंट क्या है एम्प्लॉयज़ के एंड शेयर होल्डर्स की, कंपनी किस तरीके से काम करेगी। स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर मोटिवेट करता है हर एक को कि आप होनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम करें। वेज क्या होंगे क्रिएट करने के लिए, एथिकल कल्चर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करेंगे एथिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ, कम्युनिकेटिंग करेंगे एथिकल एक्सपेक्टेशंस को कि भाई किस तरीके से हमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, सारे काम हमें करने हैं। टॉप मैनेजमेंट एज अ रोल मॉडल। जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसको हम ये नहीं होता है कि हमने एक रोल मॉडल सेट कर रखा है कि हमें उसके जैसा बनना है, तो हम टॉप मैनेजमेंट को एज अ रोल मॉडल रखेंगे। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगी हमें, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे हम। मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिवली हम अपना जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रखेंगे हर एक के प्रति। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे कि हमने जो काम किया है वो उसका फीडबैक क्या होगा। एम्प्लॉय से लेंगे, कस्टमर से लेंगे, एम्प्लॉय पूरा फीडबैक उसको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ एथिकल डिसीजन। एथिकल डिसीजंस क्या होते हैं, एथिकल डिसीजंस रेफर्स टू प्रोसेस। इवेलुएट करेंगे, इवेलुएशंस एंड चूजिंग अमंग अल्टरनेट इन ए मैनर। मैनर के अंदर हम एथिकल प्रिंसिपल्स को, एथिकल जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं उसको चूज़ करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसकी प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से रिसोर्सेज, सिंकिंग आउट रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज की हमें नीड है उनको देखेंगे। उसके बाद गैदर करेंगे सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है। उसके अंदर से ब्रेनस्टॉर्म्स एंड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अंदर से हम जो भी हमारे लिए पोटेंशियल सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम अलग से निकाल लेंगे, उसको फिर हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएशंस द शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसको इवेलुएट करके देखेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, इस टाइप का प्रोडक्ट हमें बनाना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देंगे उस डिसीजन को कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है। इसके बाद है एथिकल लीडरशिप क्या होता है, एथिक्स मस्ट बी बीइंग एट अ टॉप एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स हमारी जो मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल पे होना चाहिए, हम हर एक एथिक्स को फॉलो करना चाहिए हमें। एथिकल लीडर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं बोलते कि हमारे पास दबाव नहीं होगा, हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा तो हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर
टॉप मैनेजमेंट का दबाव नहीं होगा तो हम नीचे काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर दबाव नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे, और आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको कमाना है, आपको अच्छे से एजुकेटेड होना है, आपको वेल सेटल होना है, तो उस दबाव के ऊपर ही आप काम कर सकते हो। अगर हमारे ऊपर कोई दबाव होगा ही नहीं तो हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो हमारे ऊपर एक लीडर होना ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे अपने घर के अंदर हो। उसके बाद ट्रेड्स ऑफ एथिकल लीडर्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, डिग्निटी एंड रिस्पेक्टफुलनेस के साथ अपने जो एथिकल लीडर्स हैं उनको ट्रीट करेंगे। जो लीडर्स होते हैं वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हम लीडर्स मतलब ये कोई भी काम करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हाँ भाई हमें उसके जैसा बनना है। उसके बाद जस्टिस, एथिकल लीडर्स इज अ फेयर एंड जस्ट। एथिकल लीडर जो होता है वो फेयर और जस्टिस के साथ काम करता है, वो पूरा जस्टिस के उनको हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करेगा वो। जैसे हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे, अगर हम 2 भाई बहन हैं, अगर हम 3 भाई बहन हैं, अगर हम 4 भाई बहन हैं, तो वो हम सबको इक्वली ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद वैल्यू ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज होती हैं एथिकल लीडर्स की, जो वैल्यूज होती हैं ऑल डिसीजंस आर फर्स्ट चेक। सबसे पहले सारे डिसीजंस को चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे वो सही है गलत है, अपने काम को अकॉर्डिंगली वो सही है या गलत है। उसके बाद विलिंग टू इवोल्व, उनको इवोल्व करके देखेंगे। गुड लीडर्स नीड टू इवोल्व, अडोप्ट, हर एक जो चेंज है उनको इवोल्व करेंगे। वर्ल्ड के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो सारी चीज़ों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज करेंगे। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, वो खुद को अवेयर रखेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, या कोई भी नई चीज़ें इनोवेट हो रही हैं, कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर आ रही है, उस चीज़ को इवेलुएट करके देखेंगे। वो देखेंगे कि क्या अपनी जो स्किल्स है उनको डेवलप कर सकता हूँ मैं, क्या क्या नई स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो सकती हैं। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको आपको लाइन टू लाइन रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। तो इसी के साथ हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई। अब हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे उसका रिवीजन। यूनिट थर्ड के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम्स। इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिकल प्रोग्राम्स, बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिन्यू करेंगे कंपनीज की जो भी वैल्यूज़ है बिजनेस एथिक्स के अंदर, वैल्यूज़ जो भी ड्राइव्स होती है सिंपली कॉम्प्लेक्स ड्राइवन, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद सिक्योर करेंगे, सिक्योर विजुअल कमिटमेंट्स फ्रॉम सीनियर मैनेजर। जो भी हमारी विजुअल कमिटमेंट्स हैं उनको सिक्योर करेंगे सीनियर मैनेजर के थ्रू। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स उनको हम क्लियर करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे। इसके बाद है एंगेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंगेज होंगे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, जो एथिक्स है शुड बी, उसके अंदर एंगेज होंगे डायरेक्टर्स इन द एथिकल प्रोसेस, हमारी जो एथिकल प्रोसेस है उसके अंदर। उसके बाद हम डेवलप करेंगे एथिक्स कोड एंड कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बिजनेस के अंदर, जो हमें एथिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम डेवलप करेंगे। उसके बाद हम बिल्ड करेंगे एथिक्स इनटू मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। हम बिल्ड करेंगे जो भी हमारे एथिक्स हैं उनको, अपना जो भी मिशन होगा, गोल होगा हमारा, उसको मिशन एंड विजन स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद इंटीग्रेट्स एथिक्स इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी कम्युनिकेशंस। इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमारे एथिक्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन है, डिसीजन हमें लेने, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम करेंगे जो भी हमें डिसीजन लेना होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम, कितने टाइप के एथिक्स प्रोग्राम हमारे होते हैं। कंप्लेंट्स ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम, सबसे पहला है हमारा कंप्लेंट्स ओरिएंटेशन एथिक प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्रिएट करते जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं रिक्वायरिंग दैट एम्प्लॉयज कंप्लाई विद द कम्युनिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंडक्ट्स, जो भी हमारे रिक्वायर्ड कंडक्ट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं सारे। इसके बाद वैल्यू ओरिएंटेशन एथिक प्रोग्राम, वैल्यूज़ के अंदर क्या है, वैल्यू डेवलप करते हैं जो भी हमारे शेयर्स वैल्यूज़ होते हैं, पेनल्टीज़ होती हैं। अगर हम वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी चार्ज की जाती है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि हमें वैल्यूज़ फॉलो करेंगे। इसके बाद फीचर्स ऑफ गुड एथिक्स प्रोग्राम पॉइंट है, इसके अंदर जो लीडर है वो सारी चीज़ों के बारे में केयर करेगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिसेस करेगी कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसके अंदर फॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी फेयरली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसके बाद जो भी लोग हैं उनके अंदर कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, कोई भी डर नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात ओपनली सबके साथ शेयर कर पाएँ जो एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद जो हमारा एथिकल बिहेवियर है शुड बी फेयरली एंड रिवॉर्डेड। जो एथिकल बिहेवियर होता है वो हमारा वो फेयर होना चाहिए, रिवॉर्डेड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल फेयरली ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अपनी बातें रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीड्स इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल प्रोग्राम्स। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होंगे हमारे एथिकल प्रोग्राम की। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमसे सेटिस्फाई होने चाहिए,
हम उनको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, फेयरली उनसे डील करें, सारी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करें। इसके बाद शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन, शेयर होल्डर अपने जो है स्टेक होल्डर जो है वो हमसे सेटिस्फाई रहें, कि इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपसे मतलब वो सेफ फील करें, बिल्कुल वो सेटिस्फाई रहें कि हमने जहाँ पे पैसे लगाए हैं वो हमारे गलत जगह पे नहीं लगे हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। इसके बाद एम्प्लॉयज़ हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, आप बिल्कुल उनको टाइम टू टाइम बोनस प्रोवाइड करवा रहे हो, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, उनकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, तो जो और भी पोटेंशियल आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे कि वो भी आपकी कंपनी के अंदर आने के लिए इच्छुक हों, वो भी आपकी कंपनी के अंदर आएँ। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस इज़ अ गुड फॉर कंपनी रेपुटेशन, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की रेपुटेशन के लिए। और रूल्स एंड रेगुलेशंस लीगली अगर आप सारे काम कर रहे हो रिक्वायरमेंट के अंदर, तो वो आपकी क्या होगा, लीगल फीस इफ़ यू फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस रेगुलेशंस, अगर आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। कोई भी बिजनेस लगा लो, कोई भी कंपनी है, कोई भी स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी हॉस्पिटल है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारा इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम, जो एचआर होता है, एचआर प्रोफेशनली एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो भी हम शिपिंग करते हैं कॉर्पोरेट एथिकल कोड्स की, पॉलिसीज़ की, प्रोसीजर्स की, टीचिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम वर्क प्लेस के अंदर, वर्क प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं, तो वो एचआर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, ये प्रमोट करता है प्रैक्टिसेस जो भी हमारे फ्रॉड्स एंड करप्शंस को प्रमोट करता है, कि उनको कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई करता है ये एथिकल इश्यूज़ को, जो भी हमारे एथिकल इश्यूज़ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्या क्या इश्यूज़ आए हैं। उसके बाद है रिव्यू करता है, एसेसी एंड एडुकेट करता है करंट प्रैक्टिसेस, जो हमारी करंट प्रैक्टिसेस चल रही है उनको बताने में। उसके बाद डिज़ाइन करने में प्रैक्टिकली जो भी स्ट्रेटेजीज़ है, मॉडिफाई करने में करंट प्रैक्टिसेस को, और जो उसकी नीड्स है उनको उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, मॉनिटर करने में हेल्प करता है, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एक्यूरेंस स्ट्रेटेजी, जो भी क्वालिटी एक्यूरेंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है ये। इसके बाद रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स इन एथिक्स ऑडिटिंग, रिस्क और रिक्वायरमेंट क्या होती है एथिक ऑडिटिंग के अंदर। सबसे पहले जो एथिक ऑडिट होती है वो क्या करती है, अनकवर एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं, ये इमिडिएटली रेक्टिफाई नहीं की जाती है, ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, ऑडिटर एक अलग से बंदा रखा जाता है ऑडिटिंग करवाने के लिए। ये हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, बैलेंस शीट का क्या है, जो हमारे अकाउंट्स बने हैं प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल ट्रू एंड फेयर। शेयर होल्डर्स में भी डिससेटिस्फाइड, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो मे भी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं हमारी ऑडिट इन्फॉर्मेशन से, लेकिन जो ऑडिट इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू मी। कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि ऑडिटर ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसके बाद है कंडक्टिंग द ऑडिट पोजेज एंड फाइनेंशियल एंड रिकॉर्ड कीपिंग बर्डन, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ट्रू एंड फिर मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाना, हर एक अकाउंट को चेक करना, सारे जो भी मतलब ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है कि पूरा एक सारा जितना भी एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, जितनी भी कुछ भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें दोबारा से देखना, उनको समझना, क्या गलती हुई है उनको आइडेंटिफाई करना, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उस चीज़ के ऊपर। और सब सारी बुक्स को कैलकुलेट करके उसके बाद बिल्कुल एक्यूरेट ऑडिटिंग प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देयर इज़ अ नो गारंटी दैट ऑडिटिंग इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एथिक्स कंसर्न, ये गारंटी भी नहीं है कि जो ऑडिटिंग है वो एथिक्स कंसर्न के अंदर वो उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ एथिक्स ऑडिटिंग की क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, जो भी हमारी कमिटमेंट है हम सिक्योर करेंगे, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड को बताएंगे। उसके बाद एक्सटेब्लिश करेंगे जो भी हमारी कम्युनिटी होगी, एंड ओवरसी द ऑडिट, जो हमारी फिर हम ओवरसी करेंगे कि हमारी ऑडिट के अंदर क्या रिपोर्ट्स आई, क्या ऑडिट हमारी आई है। इसके बाद डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, फिर हम हमारी जो ऑडिट प्रोसेस का जो स्कोप है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद रिव्यू देंगे ऑर्गेनाइजेशन मिशन पॉलिसीज एंड गोल, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन पॉलिसीज गोल्स हैं उनका रिव्यूइंग देंगे। उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे जो भी हमें रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें नीडेड है उसको कलेक्ट करेंगे हम वेरीफाई करेंगे जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उसको वेरीफाई करके, उस रिजल्ट को वेरीफाई करके फिर हम रिपोर्ट देंगे द फाइंडिंग, जो भी हमारा फाइंडिंग्स है उसको हम रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी क्या होते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी एक्टिविटीज जो इंटरकनेक्टेड होती है वर्ल्ड वाइड प्लेस बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज। हम एक दूसरी कंट्रीज से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी ग्लोबल इकोनॉमी की? ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है हमें, हम इंटर स्टेट जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं वो हम कर पाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये, एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम अपना जो भी ट्रेड हमें करना होता है वो हम कर पाते हैं उसके थ्रू। जब हम ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंस मिलता है। इंटरनेशनल जब हम कोई भी सामान इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उन जगह पे पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे हमें हमारी जो कंट्रीज़ की करेंसी होती है वो एक्सचेंज होती है। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, हम ग्लोबल के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। क्या क्या एथिकल इश्यूज आएंगे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट इशू है एम्प्लॉयमेंट का। क्या होता है कि हम जब अपनी कंट्री के अंदर पढ़ाई करके बच्चे क्या होते हैं कि ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके जॉब करें, हम कनाडा के अंदर जॉब करें या हम कहीं और लंदन जाके जॉब करें, कहीं भी हमारी प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो। तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आता है इस चीज़ के अंदर, वेजेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है ग्लोबल के अंदर। हम ये सोचते हैं कि अमेरिका के अंदर हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी और इंडिया के अंदर हमें कम मिलेगी, लेकिन पता है हमारी थिंकिंग की के ऊपर हर चीज़ डिपेंड होती है। हम इंडिया के अंदर भी उतनी वेजेस कमा सकते हैं अगर हमारे पास टैलेंट है तो। इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस का बहुत ज़्यादा इशू आता है। आजकल तो इतना नहीं आता है बट फिर भी, लेकिन जैसे जो नॉर्मल जो सिटीज़ हैं, नॉर्मल जो विलेजेस हैं और भी छोटी छोटी जो छोटे छोटे टाउन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इशू आता है जेंडर का, क्योंकि लड़कियों को ये सोचा जाता है कि लड़कियों को बाहर भेजना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और है भी नहीं। ऐसा नहीं है भी नहीं। कई जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है उनका और बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। बट जेंडर इशू बहुत ज़्यादा आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो ये सोचा जाता है कि लड़कियां बाहर जाके नहीं कमा सकती, लड़के जा सकते हैं, ऐसी लोगों की सोच होती है। उसके बाद द इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट जो है कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जो हमारी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो डेवलपिंग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है, डेवलप कर रही है हर एक रिसोर्सेज को। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, इंडियन जो बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है वर्कर्स के साथ, या और मतलब ये सोचा जाता है कि ये तो नीचा दिखाया जाएगा उनको। कई जगह ऐसा होता है। इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों को, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनके साथ मतलब ऐसा होता है कि उनको बोला जाता है कि आप काम कीजिए यहाँ पे, और चाइल्ड लेबर जो बोलते हैं हम, चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, हेल्थ की ईजियर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इजीली हेल्थ टू स्प्रेड्स ऑफ हेल्थ इन्फेक्शंस डिजीज हो जाते हैं कई लोगों को बाहर जाके। ये नहीं होता है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें कई बार वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, कई बार वहाँ का खाना सूट नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद है financial complex, due to increase in ugly globalized world there is a growing market and financial interdependency between the nations। बहुत ज़्यादा ग्लोबल हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही है तो फाइनेंस के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं। उसके बाद मेजर्स क्या क्या टेकन लिए गए, जो भी हमारे मैनेजिंग एथिकल इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। पहले बाय गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए क्या कि नए नए सिनेरियोज इंटरनेशनल बिजनेस अटेम्प्ट करने के लिए गई। ग्लोबलाइजेशन की जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, नॉर्म्स है, कॉरपोरेशन है, उनको मतलब एक साथ ग्रो करने के लिए अवेयर किया लोगों को कि भाई हमें करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन हमें करना चाहिए और अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप की गई। इसके अंदर क्या, दिस इज़ द वे ऑफ गवर्नमेंट हैज़ शूट regulations of global agreements such as declarations of international investment आप कर सकते हो, multinational enterprises and declarations of fundamental principles and right at the work। आपके पास सारी डिक्लेरेशंस मिल गई आपको। उसके बाद सिविल सोसाइटी ने क्या किया, सिविल सोसाइटीज हैज had some success of enforced since companies engage in the unethical issues। कोई भी मोस्टली हमारी जो भी इश्यूज आए हैं, अब्यूज हुआ है, सॉफ्ट लॉज इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट बिहेवियर्स नॉट थ्रू द लीगल सेंटेंस बट थ्रू द अवेयरनेस कंपनीज एंड बॉयकॉट। जो भी मतलब ये नहीं होता है बॉयकॉट कर दिया गया, उसको अलग कर दिया जाता है सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि मतलब फेस से जज करते हैं लोगों को, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से जज किया जाता है तो बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो बॉयकॉट का मना कर दिया गया कि सब इक्वल हैं, एक पर्सन है, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, वन वोट वन पर्सन और सारी चीज़ें वन
पर्सन उस चीज़ के इक्वल है, एक वोट एक पर्सन के इक्वल है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ के भी इक्वल है। हर एक इंसान, हम इंसान हैं, चाहे हम लड़का है, लड़की है या और कोई है, कुछ भी है, बट हम इंसान तो है ना। तो किसी को भी हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ऐसा मेरी एक टीचर थी, उन्होंने हमें बोला कि एक लड़का था हमारी क्लास के अंदर, उसका मतलब कलर जो है वो मतलब ब्लैक था। तो एक लड़की ने उसका मज़ाक बनाया, तो मैम ने कहा कि बेटा, अगर इसके पास ऑप्शन होता कि मतलब इसको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता, तो ये इतना गोरा होता कि मतलब इतना सुंदर होता कि तू देख भी नहीं सकती। बट भगवान हमें नहीं चॉइस देता है कि आपका कलर कैसा होगा, आप किस परिवार में जाएँगे, किस फैमिली के अंदर जाएँगे, कहाँ जाके रहेंगे, कैसे आपका कल्चर होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ का राइट हमें भगवान नहीं देता है। हमें भगवान देता है सिर्फ़ आगे हमारे जो भी हम कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उन्हीं का भगवान हमें राइट देता है कि आप अपना काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई राइट नहीं होता है। जो होना होता है वो होता है, ये डेफ़िनेटली लिखा होता है, जो मतलब ये बोल देते हैं, लेकिन ये एक श्योर बात है कि जो होना होता है, जो भगवान ने डिसाइड कर रखा है, वो होता ही है, वो होके ही रहता है। वो हम एक बार में नहीं मानते, बट धीरे-धीरे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हुआ वो सही हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमें एक बार में समझ में नहीं आता है, कई बार हमें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, बट ऐसा नहीं होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें बाद में समझ में आती है ये बात, लेकिन वो ऐसा ही होता है। चलो भई, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आज की वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो थर्ड पॉइंट हमारा बाय कॉर्पोरेशंस, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेशंस ने काम किया, जो हमारे एथिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में। कॉर्पोरेशंस leaders being paying attention to corporate citizenships in the late 1990 following Suez and anti-globalization protect, उन्होंने चलाया। The measures of individual companies, codes of industries wide standards emerged after the mid 1970. The USA many come and response to foreign bribes said scandals will others rigged and broadly calls from the greater social responsibilities उन्होंने निभाई। इसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हुए एथिक्स इन ग्लोबल बिजनेस, एथिक्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल बिजनेस के अंदर। सबसे पहले एथिक्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एथिक्स एंड करप्शंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिक्स एंड मैनेजमेंट्स इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस, जो भी हमारे लोकल कल्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ज़्यादा, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ, क्लियर सोशल रूल्स प्रिवेंट किए गए कि एज, रेस, जेंडर, हैंडीकैप्स जो हैं उनके लिए मतलब बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई, क्लियर किया गया सोशल रूल्स को। उसके बाद एथिक्स एंड करप्शन, करप्शन एक बहुत ज़्यादा इशू है, हिस्ट्री से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू चला आ रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले से चला आ रहा है ये, अब भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर लोग नहीं समझेंगे तो वो करप्शन खत्म नहीं होगी। करप्शन रेफर्स टू द डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड, जो हमारे साथ होता है कई बार। और आजकल भी मतलब ये नहीं करप्शन कम हो गई, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। आप कहीं भी जाते हो, अगर बंदा बहुत मतलब बिल्कुल वेल सेटल है, अच्छे उसके मार्क्स हैं, अच्छे सब कुछ वो पढ़ रहा है बच्चा, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलती है, गारंटीड है नहीं मिलती है। एक आधे केस में ही मिल जाती है, बट करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पैसे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं है अगर पैसे होते तो फिर जॉब की क्या ज़रूरत है। इसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सेल्फ रेगुलेशंस इंटीग्रेटेड इनटू अ बिजनेस मॉडल। इंटीग्रेट करते जो बिजनेस मॉडल होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फंक्शन करते हैं सेल्फ जो भी हमारे रेगुलेशंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके अंदर मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ों को, इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली हो, लॉज के अकॉर्डिंगली हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो इंटरनेशनल हमारे नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हो सारी चीज़ें। इसके बाद है एथिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द शेयर होल्डर। सबसे पहले शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एथिक्स फोकस मेकिंग डिसीजंस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इन्वेस्टर्स। मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको ये लगे कि हम जहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बिल्कुल फेयर रिटर्न हमें प्रोवाइड होगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन कर क्या करती है, कोलैबोरेशंस, और भी जो ग्लोबल हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं और भी ज़्यादा इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कस्टमर्स को नई नई वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स को बेटर कनेक्टिविटी मिलती है, और भी जो कस्टमर्स हैं जो भी और भी सप्लायर
सप्लायर्स हैं और भी कंट्रीज़ के, उनके साथ कंपटीटर्स बढ़ जाते हैं, कंपनी के मल्टीपल जो बेनिफिट मिलते हैं उस चीज़ से। सोसाइटी के अंदर क्या है, इंक्रीज करता है कनेक्टिविटी कोर्स। ग्लोबलाइजेशन सिविल सोसाइटी को बेटर बनाने में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ हमारी जो थर्ड यूनिट थी वो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट का रिवीजन करेंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायमेंशंस, अंडरस्टैंडिंग टेक्निक ऑफ मोरल रीजनिंग्स एंड आर्ग्यूमेंटेशंस। हमारा टॉपिक है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब रहता है कि एक जगह पे स्थिर रहना। तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होगा, हम ऐसी स्ट्रेटेजीज का यूज करें कि हमारा बिजनेस जो है वो एक जगह पे स्थिर रहे, हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहे। इसके बाद इसके एथिकल एंड सोशल डायमेंशंस क्या होंगे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल पिलर्स। प्लांट इन्वायरमेंटल पिलर के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखें। द इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इज कॉमनली नोन एज प्लांट पिलर्स एंड रेफर्स टू मिनिमाइज अवर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट टू द प्रेशर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि अगर हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखेंगे, ट्रीज़ को सेफ रखेंगे, सेव वाटर सेव ट्रीज़, अगर उनको सेफ रखेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हेल्पफुल रहेगी। जैसे नहीं बोलती कि पेट्रोल कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सारी चीज़ें सेफ रखनी चाहिए। क्या दिया हुआ है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम कहीं भी कोई खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के अंदर फार्मिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूसली वहाँ पे फार्मिंग किए जा रहे और आपने कहीं भी उस फार्म को एक बार भी छोड़ा नहीं, आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आप वहाँ पे बना रहे हो, जो भी आप वहाँ पे उगा रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो हमेशा कम होती जाएगी। ये नहीं होता है कि मशीनरी हमेशा डेप्रिसिएशन होते लगता रहता है उसके ऊपर, वो मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप एक फील्ड है, एक लैंड है, उसको कंटिन्यूसली यूज़ की जा रहे हो, हार्वेस्ट की जा रहे हो, तो उसकी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा कम होती जाएगी। अगर आप उसको, ये होता है फॉर एग्जांपल हम एक टाइम पे हम अगर हर साल हम वीट की खेती अगर एक फील्ड में कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने कोई भी खाद नहीं डाली है और हम गेहूँ उगा रहे हैं हर साल, होगा एट दैट टाइम गेहूँ बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएंगे हमारी जो फील्ड है उसके ऊपर। अगर हम एक साल छोड़ के, एक साल 1 ईयर को ड्रॉप करके और उसके अगले साल हम फिर से गेहूँ की खेती करें, तो वो कंटिन्यूसली मतलब फील्ड को भी एक ये होता है कि फील्ड भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक काम करते 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 बोर नहीं हो जाते हैं, तो वो फिर हमारी जो काम की क्वालिटी वो हमेशा, मतलब देखो चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे काम की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। मैंने लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने जब मेरी फर्स्ट वीडियो सुन के देखी तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा हंसने लग गई कि मेरी वीडियो क्या थी। वो जब मैंने फर्स्ट डे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली तो मैं हंसने लगी कि वो वीडियो क्या है। और आज मैं जब अपनी वीडियोज़ को सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने देखा ये चीज़, तो वो चीज़ अलग होती है, वो हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। बट आप कोई फील्ड के अंदर, कोई मशीनरी के अंदर आप कंटिन्यूसली उससे काम करवाते रहोगे तो वो एक टाइम पे आके जवाब दे देती है, उसकी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो दैट्स वाई, और हम लोग भी क्या है कि एक टाइम पे आके, मतलब ये नहीं होता कि हमारा क्या होता है कि हम बूढ़े होते जाते हैं। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर भाई अडल्ट स्टेज के अंदर आते हैं, फिर आगे जो हमारी स्टेजेस होते हैं उनके अंदर आते रहते हैं, फिर फिर हम जो डाउन स्टेज के अंदर आ जाते हैं कि हम ओल्ड स्टेज के अंदर जो हमारे आ जाते हैं हम। दैट्स वाई ऐसे ही फील्ड होती है कि अगर आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में उसकी मेंटेनेंस रखोगे तो वो अच्छे से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रखेगी। अगर आप उसको हर साल हार्वेस्ट करोगे, हर साल आपको ये चाहिए कि हमें हर साल प्रोडक्ट चाहिए, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन में आती जाएगी। ज़्यादा इकोनॉमिक पिलर, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी मतलब हमें प्रॉफिट भी चाहिए होता है कि एज फॉर द इकोनॉमिक विच इज़ refers to profit. Sustainability means using a particular set of resources of responsible ways that will be allow them into used from the long term basis. अगर हमें अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो हमें प्रॉफिट भी चाहिए होगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के, बिना पैसे के हम कैसे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद द सोशल पिलर, पीपल मतलब सोशल वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल रिस्पेक्ट से जो सस्टेनेबिलिटी है फोकस क्या करती है, बैलेंस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, जो नीड्स हैं ग्रुप्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में डिफरेंट कंपनीज डू इट डिफरेंट वेज। जो डिफरेंट कंपनीज हैं डिफरेंट वेज के अंदर सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं, मतलब डोनेशन देती हैं, सोशल वेलफेयर सोशल काम करती हैं। बट हमें सोशल नीड्स को फुलफिल भी करना चाहिए लोगों की।
उसके बाद है नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, ड्राइविंग कम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्रू शेक होल्डर्स एंगेजमेंट। हम कम्पिटिटिव एडवांटेजेस उठा सकते हैं शेक होल्डर से, एंगेजमेंट के उनके एम से। इसके बाद है इम्प्रूव करेंगे हमारी बिजनेस रेपुटेशन को, ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। हमारा जो बिजनेस है, ये नहीं होता कि अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल रहा है तो आपका बिल्कुल अच्छा सा नाम बन जाता है, ब्रांड के अच्छा नाम हो जाता है, अच्छा इमेज हो जाती है मार्केट के अंदर, अट्रैक्ट करेगा जो भी एंगेजिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर हम उनको सैलरी बेनिफिट अच्छे से दे रहे हैं, उनको बोनस अच्छे से दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग जो वेस्टेज होती है, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ जो हमारी होती है उसको एनहेंस करने में हेल्प करेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आने में मार्केट के अंदर, उस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ होती है तो बुराइयाँ होती ही होती है, तो डिसएडवांटेजेस इश्यूज विद बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, नीड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज़ के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं बोलते, टाइम के साथ साथ हमें चेंज होते रहना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आप स्टैंडर्डाइजेशन उसके अंदर नहीं होगा, नई नई मशीनरीज नहीं आएंगी। नीड है उस चीज़ की कि भाई आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबल इज विग्यू अनक्लियर टर्म। सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक अनक्लियर टर्म है, वेग्यू की जगह हम अनक्लियर भी लिख सकते हैं। वैसे वेग्यू एक पॉइंट होता है जिसके अंदर मतलब ये बताता है कि सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो एक अनक्लियर टर्म होती है, उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि हमें अपना जो बिजनेस है लंबे समय तक कैसे चलाना है। इंटेलेक्चुअल एक्सपेंसेस, जो प्रारंभ के अंदर इंटेलेक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें खुद करने पड़ते हैं। अगर हम अपना मतलब इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें खुद करनी पड़ती है, सारी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो लक पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल होता है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि आप किस तरीके से इसको करोगे, किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे, किस तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद है डिफरेंट इन एनफोर्समेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, मतलब उस सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना, मेंटेन करना, सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद मोरल रीजनिंग्स एंड आर्गुमेंटेशंस, जो मोरल रीजनिंग्स होते हैं इन बोर्ड सेंस, मोरलिटीज रूल्स एंड स्कोप। मोरलिटी क्या होती है, रूल्स होते हैं हमारे, जो भी सिचुएशंस होते हैं, बिहेवियर हम किस तरीके से करना है, हमें हम किस तरीके से हमें सेंसिटिव वे में बात करनी, किस बंदे से हमें सेंसिटिव वे में बात करनी, किससे अच्छे से बात करनी, किससे बुरे तरीके से बात करनी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके का, वो सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या सही है, मोरलिटी में बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट विल पीपल ought टू बी डू इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। हमें पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। ये नहीं बोलते कि कभी भी गुस्से के अंदर और खुशी के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए वो मोरलिटी में बताती है। For the techniques of moral reasonings and argumentations, if a reflect of how is already things, we can see several common technique and modes of ethical reasons. We will discuss following tics modes: moral reasonings, command, consequences and characteristics। command, consequences and characteristics तीन modes दिए गए हमें। पहले है रीजन बेस्ड ऑन कमांड्स। कमांड्स के ऊपर जो हमारे रीजन बेस्ड होते हैं, कमांड्स के अंदर क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि कौन से हमें लॉज फॉलो करने हैं, क्या राइट्स हमारे, क्या जस्टिस हैं, क्या हमें टेक्निक्स फॉलो करनी है। इसके अंदर इसके एडवांटेजेस क्या होंगी। ये जो सिस्टम होता है डेंटोलॉजिक एथिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स रीजंस फॉर फॉलो, इंडिकेट्स एंड जो भी हमारे गुड हैं, मोरलिटीज हैं, रिक्वायर्ड डन। ये इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बस हाईजैक कर ली गई है तो बस हाईजैक करने के बाद उसके अंदर बोला गया है कि अगर हम एक बंदे को मार देंगे तो हम सबको आज़ाद कर देंगे। तो टीचर का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि टीचर को कमांड मिली होती है, उसके ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं कि वो अपनी जान देगा, वो ये अपनी मतलब जान की परवाह नहीं करेगा, वो बच्चों को बचाने के लिए, मतलब बच्चों की सेफ्टी उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई वो बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा देखेगा। पॉइंट है हमारा कंसिक्वेंटली मोड्स ऑफ रीजनिंग्स। जो एथिकल नेशंस होते हैं, कंसिक्वेंसेस मोस्ट एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकल स्कूल्स यूटिलाइजेशंस अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ मोरल रीजनिंग्स कमांड्स के अकॉर्डिंगली नॉन सेटिस्फेक्शन देम, उनको सेटिस्फाई नहीं करते। व्हाट वी ought टू बी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी काम करते हैं वो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंगली करने चाहिए, सारे काम अपने केयरफुली करने चाहिए। इसके बाद है रीजनिंग टू जस्टिफाइज consequently मोड ऑफ रीजनिंग्स प्रैक्टिसेस एंड लॉजिकली। इसके अंदर क्या प्रैक्टिस और लॉजिकली केयरफुली हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो भी हमारी अप्रोच है वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट है लॉजिकली वे में, कोई भी हमें बिना लॉजिक के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कॉमन वेलफेयर टेक्नोलॉजिकल क्या है,
अप्रोच करते हैं व्यूज ऑफ इम्पैक्ट एनी एक्शंस, जो भी हमारे इलेक्शंस है सोसाइटी के, वो कॉमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होना चाहिए। प्रेजेंट डे रिलेवेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं वो रिलेवेंट क्या क्या करता है, सोसाइटी के थ्रू करता है। एंड वी कैन सी एवरीडे सिचुएशंस, हमें हर एक दिन की सिचुएशंस देखनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए में द टेक्नोलॉजी जो है थ्योरीज नोन एज नेचुरल लॉज, जो हमारे होते हैं कम्बिनेशन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स विद रूल्स एंड वैल्यूज ऑफ द ड्यूटी। हमारे जो मतलब उस चीज़ के अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे रूल्स और ड्यूटीज़ हैं, और जहाँ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लगे तो उस टाइम पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। उसके बाद वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स के अंदर क्या है, the term virtue ethics is a reliable, recent one. It is an umbrella terms and emphasizes a number of different theories जो हमें बताता है। वर्चू एथिक्स क्या करता है, कैरेक्टराइज एज अ मूवमेंट रिलीविंग, जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं फोकस करता है ये सेंट्रल रोल्स एंड कॉन्सेप्ट लाइक कैरेक्टर्स, वर्च्यूज एंड मोरल फिलोसफी जो होती है हमारी, उसके ऊपर। मेरिट्स क्या होंगी वर्चू एथिक्स की, वर्चू एथिक क्या करता है, कंसर्न करता है एथिक्स पर्सन बट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, क्या मतलब ह्यूमन बीइंग है हम, उस तरीके से हम किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, व्हाट इट मीन्स टू बी ए ह्यूमन। एंड यूजुअली जो हमारी थ्योरी है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग मोर इंटरेस्टेड इन असेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अनदर पर्सन्स देन दे कैन असेसिंग द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। वर्चू एथिक्स में बताते हैं कि कोई हम काम करें तो वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, अच्छाई हमारे अंदर क्या है, बुराई हमारे अंदर क्या है, तो गुडनेस एंड बैडनेस को बताता है। उसके बाद डिमेरिट्स क्या होंगी वर्चू एथिक्स की, इट डज नॉट प्रोवाइड क्लियर गाइडनेस, वो क्लियरली गाइडेंस हमें प्रोवाइड नहीं करवाता है। व्हाट डू बी मोरल डायमेंशंस, क्या मोरल डायमेंशंस है हमारी, देयर इज नो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन व्हाट द वर्चूज आर एंड इट मे बी दैट एनी लिस्ट ऑफ वर्चुअल एंड रिलेटिव द कल्चर इन द बीइंग अप। कोई भी जनरल एग्रीमेंट्स इसके अंदर नहीं देता कि वर्चू क्या है, किस तरीके से हम काम करना है। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस, उसका फुल सिलेबस का रिवीजन भी हो गया है आज की वीडियो के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, लास्ट वीडियो डे 15 के अंदर, उसके अंदर हम अपना एक पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे एथिक्स का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपका रह गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं डे 15 के अंदर, लास्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।